प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस एकेडमिक रिजल्ट निकलने के बाद इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल गया है। सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट मेरे ख्याल से निकलने ही वाला होगा। तो कहीं न कहीं दिमाग में हर छात्र, चाहे वो ग्रेजुएशन में जा रहा हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम का एग्ज़ाम दे रहा हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, कहीं भी इस तरह का एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको उसमें जाना है। अच्छी जगह अगर एडमिशन कहीं होना है, अब तो इवन देन जो कॉलेजेस लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें भी आपको टेस्ट से गुजरना है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने में आप क्या कैसे आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कैसे आप सफलता आपको मिले, अपने में कुछ अनुभव को आपके साथ साझा करें। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी बच्चों को गाइड किया है, तो निश्चित रूप से अपने अनुभव को आने वाले बच्चों के लिए मैं बताना फर्ज समझता हूँ कि जो भी छात्र कंपटीशन में जा रहा है, नंबर वो कितना पाया है एक अलग विषय है, लेकिन कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि जो आईएएस टॉपर है वो भी 50%, 52%, 54% में टॉप कर जाता है। तो कंपटीशन में ये जो आप एकेडमिक नंबर पाए हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको केवल ये नंबर पाए हैं इसलिए कहीं हो जाएगा, इसकी संभावना धीरे धीरे देश में खत्म होती है। हर जगह आपको अपने को प्रूफ करना है, एक तरह से अपने नंबरों को भी आपको प्रूफ करना है। ऐसे में फंडामेंटल नॉलेज, अंदर तक घुस के सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आता है, आप सेलेक्टिव पढ़ाई करके और चाहते हैं कि सफलता मिल जाए, मुझे लगता है कि ये उचित मार्ग नहीं होगा। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम मैक्सिमम क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ें, जिस भी चैप्टर को पढ़ें, उसमें आप अपनी नॉलेज को ए टू जेड, कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ जो पढ़ें उसमें आप तह तक जाएं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है, इन चीज़ों को फंडामेंटल नॉलेज अगर आपको नहीं है, सतही ज्ञान है अगर, तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता के चांस कम होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सफल नहीं हो पाएंगे ये कह रहा हूँ। तो फंडामेंटल नॉलेज को आपको बढ़ाना। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं अभी, तो आपके पास एक अच्छा अवसर है, 9th के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा अवसर है कि आप फंडामेंटल अपनी नॉलेज को बढ़िया करें। अगर आपको सफल जीवन जीना है, आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो ये निश्चित मानिए कि बिना फंडामेंटल नॉलेज के, जब तक आपको अंदर तक सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा तो यही आग्रह है अपने 9th के विद्यार्थियों को, 10th के विद्यार्थियों को, 11th 12th को खास करके, क्योंकि अगर आपकी स्कूलिंग गड़बड़ा गई, हमारे एक, जब मैं रिसर्च एसोसिएट था बनारस में मटेरियल साइंस में, तो प्रोफेसर धनंजय पांडे साहब एफएन ने, जो बहुत बड़ी देश के साइंटिस्ट भी हैं, वो ये कहते थे कि अगर स्कूलिंग पुअर है तो जीवन भर उसका आपको
प्रभाव झेलना पड़े। इसलिए मेरी ये राय है कि अभी जो स्टार्टिंग ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी 8th पास करके या अभी अपनी प्राइमरी एजुकेशन पार करके कदम रख रहे हैं 9th में 10th में। आप अभी से पढ़िए। जो किताबें एनसीईआरटी की हैं इतनी अच्छी है, मैं उनकी तारीफ करूँगा। मैं किसी राइटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तारीफ तो करने का अधिकार है, क्योंकि मैं उनको पढ़ा हूँ, देखा हूँ। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुकें हैं 11th 12th की और 9th 10th की, जब मैं देखता था उनमें जो पीछे क्वेश्चंस हैं या उनका जो कंटेंट है उन्हें आप अक्षरशः पढ़िए। पीछे जो प्रॉब्लम है उन्हें हर कीमत पे करिए। साइड बुक्स में, तमाम एक्स्ट्रा बुक्स में आगे और करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपने बच्चों को भी देखा है, अपने बेटा बेटियों को, जिन्होंने यूट्यूब से खूब पढ़ाई की लेकिन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स बैठ के नहीं सॉल्व, यूट्यूब से पढ़ते रहे। नतीजा रहा कि जो अप टू मार्क, जो उनकी रैंक आनी चाहिए, जहाँ सेलेक्ट होना चाहिए, वहाँ वो नहीं हो पाए टैलेंट होने के बाद भी। मेरे आप लोगों से आग्रह है, अपने प्यारे छात्रों से आग्रह है कि 9th से ही वो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करें। उनके पीछे जो क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें आप इग्नोर कतई मत करिए। एकदम समझिए कि गागर में सागर वाली हालत है इन बुकों की, और इनके पीछे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं इतने अच्छे हैं, इतने गूढ़ हैं, इन्हें आप हर कीमत पे कर डालें। और तब तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मार्केट में मिलेंगे। नेट पे तो उपलब्ध है सारा, पूरे देश में मैटर जो है वो उपलब्ध है आपको है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तमाम ऑनलाइन कोचिंगें भी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में नहीं भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ती एज में तो ऑफलाइन का, ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई बहुत मतलब मैं नहीं समझता हूँ आजकल जो है। लेकिन स्कूलिंग खास करके 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 साल तो बड़ी इम्पोर्टेंट। अगर इनमें आप कमज़ोर हो गए, सपोज मैं देख के बड़ा आश्चर्य करता था कि इन्हें मैं क्या पढ़ाऊँ। बीएससी में पढ़ रहे हैं, कोई कैलकुलेशन आया केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता रहा, कोई कैलकुलेशन आया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आते हैं। अब एक एग्जांपल मैं कोट करूं कि 5 + 10 अपॉन 5 + 20 में वो 5 से 5 को कैंसिल कर दे रहा, 5 + 10 अपॉन 5 + 20 लिखा, ठीक है, समझ रहे हैं, और 5 से 5 को काट दे। ऐसे छात्र को जिसका फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, √2 में √3 को जोड़ दे रहा है, √5 बता दे रहा है, √6 बता दे रहा है। ऐसे छात्र को आगे का कोर्स पढ़ाना कितना दुरूह होगा उस टीचर के लिए, कितना वो नीचे तक आएगा, क्योंकि टाइम लिमिट भी उसके पास 40 मिनट का पीरियड है, क्लासेस की एक बाध्यता है, कोर्स को ख़त्म करना है। तो ये मैंने फेस किया। मैं एमएससी में केमिकल बॉन्डिंग या कोई चीज़ पढ़ाने के लिए हाई स्कूल से ही पढ़ाता था, एक्स्ट्रा समय भी देता, इसलिए मैं अपने अनुभव को बताता कि अगर आपको सपोज कि अलजबरा में, बीज गणित में, अगर आपको मान लीजिए कि डिवाइड करना नहीं आता,
तो डिवाइड करना नहीं आता तो गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉमन लेना होगा। कॉमन लेना मीन्स कि आपको डिवाइड करना है। आपको अलजबरा में डिवाइड आता ही नहीं। लीजिए फंडामेंटल दिक्कत जो मैं देखता रहा हूँ छात्रों में, नतीजा ये होगा कि वो नहीं सीख पाएगा गणित। तो आगे की सीढ़ी पे जैसे आपको चढ़ना है, छत पे जाना है, ऊपर की 3 सीढ़ी एकदम बढ़िया है सपोज, और नीचे की सीढ़ी टूटी हुई है। आप उस पर जो ही खड़ा हुए सीढ़ी भर भरा के गिर गई, ऊपर वाली मान लीजिए रेलिंग के सहारे 3 बची हुई मजबूत, छत पे चढ़ पाएंगे? छत पे तो नहीं चढ़ पाएंगे, पैर हाथ और अपना तोड़वाएंगे। वही हाल है कि अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, तब आप सोचें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाएंगे, आप ये कर लेंगे, मैं तो समझता हूँ असंभव है। प्रयास की भी अपनी एक सीमा है ना, क्या प्रयास करेंगे? 5+10/5+20 में 5 काट रहे हैं और किसी तरह से आप एन केन प्रकरण से हायर क्लासेस में आ गए और बेवकूफ़ी में मैथ भी लिए हुए हैं, क्या आप चल पाएंगे? तो बार बार आग्रह है कि आप अपनी फंडामेंटल नॉलेज को खूब अच्छा करें। अच्छा करने का तरीका क्या है? आप अक्षरशः किताब को पढ़िए, एकलव्य बनने का प्रयास करिए, अर्जुन से भी बड़ा तीरंदाज एकलव्य बनने का प्रयास करिए। गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, नो डाउट, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन आपको तेज विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। शिक्षक तो आपका एक मार्गदर्शक है, आग वो लगा के चिंगारी लगा रहा, लेकिन गोबर में थोड़ा लगा पाएगा, वो तो पेट्रोल में ही लगा पाएगा, लकड़ी में जो जलने वाली चीज उसी में तो लगा पाएगा, जो जलने वाली नहीं है उसमें कैसे लगाएगा आप बताइए? तो आप पढ़िए, साथ में पढ़ने के साथ साथ पढ़िए कैसे, इसका भी अनुभव बताऊं। कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार देखता हूं कि मैं पेज का पेज पढ़ गया, हनुमान चालीसा पढ़ गया, और जब अंत में पढ़ने लगा तो याद आया, अरे यार मैंने ध्यान ही नहीं है, दुनिया की बातें उसी समय दिमाग में आ रही, तो आप देखेंगे कि पेज का पेज आप पढ़ जाएंगे, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। ऐसी पढ़ाई से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। ग्रेप्स बहुत कम होगा, 2-4% होगा, बाकी आप खाली पढ़। तो कंसंट्रेशन अच्छा रखिए, क्योंकि बिना एकाग्रता के नहीं हो पाएगा। एकाग्रता साक्षात्कार की पहली कुंजी। एकाग्र हुई पढ़ते समय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकाग्र रहिए। एकाग्र कब होंगे? जब आपको मजा आने लगेगा, आप सवाल लगा रहे हैं, आपको मौज आ रहा है, आप उसमें जुटे हुए हैं, लगन आपकी है, आपको कुछ दूसरा सुझाएगा ही नहीं, आपको सोचेंगे ही नहीं, आपको आनंद आएगा। इसी तरह से आप पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई में होगा, जब तक है तब तक पढ़िए, और जब कंसंट्रेशन डाउन होने लगे 40-45 मिनट में उठ जाइए, जाके कुछ चाय पीजिए, गप मारिए, फिर दोबारा बैठिए। लेकिन टारगेट याद रहे कि मुझे दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा जो है पढ़ना है। तो बार बार आपको रिटर्न होना है, ये नहीं कि मौज आए बाहर अगर आराम कर रहे हैं, ऐसा। दूसरी चीज, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन कहावत है, तो आपको अपने ज्ञान की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? बार बार पढ़ने से ही नहीं, आप प्रॉब्लम्स में चाहिए। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर पढ़ते समय तो बार बार उदाहरण देखिए, चीज़ों को समझिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बार बार आप एग्जाम्पल मत देखिए, बार बार सहारा मत ढूंढिए,
हरदम आप कोई बताए आपको, जरा सटक गए, चले गए पूछने, नो, कभी नहीं आप विद्वान हो पाए, कभी नहीं आपको सब्जेक्ट आएगा। आपको उसमें जूझना है। जब एकदम नहीं कर पाए तब तो आप पूछिए, जब सारी युक्ति लगा लिए और नहीं हो पाए तब तो पूछिए, लेकिन जरा सा अटके, हाँ भैया क्या होगा, नो, ऐसा आदमी मैंने कभी उसे देखा नहीं कि उसको कुछ आया नहीं। अपना भी अनुभव, जिस सब्जेक्ट में मैं बार बार स्ट्रगल नहीं करने का मेरा मन किया, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, दाढ़ देख रहा हूँ, वो विषय मुझे नहीं है, लेकिन जिसमें हम पिल पड़े, कैसे नहीं आए, और आने के बाद जो प्रसन्नता का अनुभव आपको होगा, वो अनुभव फिर और किसी को नहीं आप साझा कर सकते। वो उसका आनंद आपको ही मिलेगा। आपने कोई सवाल लगा रहे हैं, 10-20 मिनट 25 मिनट लगे हुए, मुझे याद है कई बार मैं रात को बहुत रात तक कोई सवाल फंस गया, लगा रहा हूँ, और इवन जब सोया हुआ हूँ तो भी मुझे फिर पता लगा कि वो सवाल ही याद आ रहा है। तो लगा लिया, जिसको बोलते हैं पीछे पड़ा, ये मेरी आदत में रहा है। जब तक मैं उसको सलूशन ढूंढ नहीं लूंगा, कर नहीं लूंगा, तब तक मुझे चैन। एक बार मेरे पीएचडी गाइड प्रोफेसर एस एम वर्मा साहब ने मुझसे कहा, भाई तुमने जो रिजल्ट बताए हैं, पूरे रात भर मेरा बीपी बढ़ाया हुआ था, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के प्रति उन्हें लगाव है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि सर ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहा। एक्सप्लेनेशन के लिए वो रात में बार बार सोचे होंगे, नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो मुझे अनुभव है कि वो सपने में भी आदमी वही सोचने लगा, तो स्वाभाविक है कि उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हुई होगी। इसमें अतिशयोक्ति वो कतई नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये छोटे स्तर पर मैंने देखा, इंटरमीडिएट में कोई इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, नहीं आया तो सोचता ही रहा हूँ, और जो ही आँख खुली तो ही लेके बैठ गया, देखो भाई क्यों नहीं आ रहा, दूसरे तरह से देखा, तीसरे तरह से देखा, और जब आ गया फिर उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं। और एक चीज़ और बताऊँ, जो चीज़ जितनी मुश्किल से आती है वो आसानी से जाती भी। जिन सवालों को मैंने लगाते समय घंटों मेहनत किया और लग गया मुझसे अपने से, आज भी 40-50 साल बीतने के बाद भी मैं उस सवाल को लगा सकता, मुझे भूला ही नहीं। और जो चीज़ लेट के मैंने पढ़ी, मेडी जी से पढ़ी, इन चटर्जी की मेडी जी आती थी, मुझे याद है आज भी। एक आदत हो गई, मैं इसमें खाना वाना खा के, गंदी आदत, गले तक खा लिए, लेट के थोड़ा देर में आँख आ जाएगी, क्योंकि खाना तो अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा जब ज़्यादा खा लिया। मेड जी देख लिए, हाँ भाई ऐसे हुआ, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, रिजल्ट आ गया। नतीजा उसका भुक्तभोगी हूँ मैं, आपको बता रहा। मैं बीएससी के एग्ज़ाम में जब बैठा, मैं आलसपन में देखता रहा कि ऐसे ऐसे हो जा रहा है, समझ में भी आता रहा कैसे हो रहा है, तो ब्रेन मेरा अच्छा था, स्कूलिंग अच्छी, लेकिन प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी, बहुत कम प्रैक्टिस की। तो नतीजा ये हुआ कि हर क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट तो किया, पेपर देखा, मैंने कहा अरे कुछ नहीं, हर क्वेश्चन को, एक जगह तो ऐसा हुआ, एक साल ऐसा हुआ कि हर क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया, और थोड़ी दूर मैं चलता था, रिजल्ट आया ही नहीं, कहीं का कहीं चला गया। तो बीएससी में एक बहुत बड़ी समस्या है, कुछ अपने मन से जोड़ना है, कुछ घटाना है, तभी रिजल्ट की तरफ आना है। फेल हो जाता है, किसी और यूनिवर्सिटी में होता पता नहीं, मुझे लगता है फेल हो जाता, लेकिन वहाँ नंबर देने का जो सिस्टम एग्जामिनर का रहा होगा, वो प्रोपोर्शनेट नंबर देते हैं, मुझे जो लगता था। क्योंकि अगर आधे सवाल तक मैं सही कर रहा हूँ, 2/3 तक सही कर रहा हूँ और 50% नंबर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि वो प्रोपोर्शन के साथ उस समय नंबर देते रहे होंगे कि ठीक है यहाँ तक ले आया है, और तो ठीक है, मैं नंबर तो पा गया, 50% 40% नंबर पा गया उस पेपर में। लेकिन तब से मुझे एक ज्ञान हुआ कि नहीं, आपको पेपर कॉपी लेके खुद जमना है, लगाना है, मिनिमम मेहनत पे लगाना। अगर आप मेहनत
मिनिमम सपोर्ट पे लगाना, मेहनत नहीं, मिनिमम सपोर्ट पे लगाना है। तो जितना कम सपोर्ट लेंगे उतना अच्छा आप होगा। तो मैं देखता हूँ, स्विमिंग पूल में जाता था बीएचयू में, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि रसरी एक लगी रहती थी, वो छप 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 उधर ठेहुने भर पानी में करता रहता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ा गहरे में उतरे, जबकि कोच मौजूद थे। तैराक नहीं हो पाया। हम लोग नदी किनारे रहते थे अपने गांव में, ठीक अपने सीनियर लोगों के साथ गए, कभी थोड़ा गहरे पानी में गलती से उतर कर गए, तो बचाने वाले भी लोग थे। ऐसा भी नहीं कोई गंगा जी की धारा के बह जाते, लेकिन थोड़ा सा उसमें डूबे उतराए और तैरना सीख गए। बिना किसी कोच के, बिना किसी के ट्रेनिंग के हम लोग तैराक बन गए। देखता हूँ मैं गंगा जी किनारे, या बहुत बार वॉच करता हूँ छोटे बच्चों को, मल्लाहों के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, चर 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 गंगा जी में, आधी गंगा में घुस जा रहा है। और वहीं सेठ महाजन और जो रईस लोग हैं, उनके बच्चे ट्यूब लगा के उस किनारे में भी ट्यूब लगा के अपना नहाते। वही हाल है विद्यार्थी का। विद्यार्थी अगर बैसाखी पर सपोर्ट पर हरदम रहेगा तो वो उस विषय में ज्ञाता नहीं हो पाएगा। मैं अपने एक मित्र का उदाहरण आज दूं, जो कि सिंटेक्स कमिश्नर होकर रिटायर किए। मैं बड़ा आश्चर्य किया, एक बार अपने बेटे को लेकर मैं जेई इम्तहान में इलाहाबाद आगरा गया, तो चंद्रिका प्रसाद जी थे जौनपुर के, बड़ा मुझे मानते थे, छोटे भाई का पूरा मुझे प्यार देते थे। उनको 20 साल हो गया था पीसीएस के थ्रू सेंटेक्स में नौकरी करते हुए। तो बेटा मेरा आया तो खा के अपना सोने लगा। उन्होंने उसको जगाया 2 घंटे बाद, उठो भाई तो आप पेपर देखें क्या है। अब उनको तो नशा है किसी चीज़ का, जो चीज़ शुरू कर दिए उनको वो आनी है। ये भगवान ने उनको एक गुण दिया है कि गज़ल गाना शुरू कर दें तो गज़ल सीख जाएंगे, बांसुरी बजाएं तो बांसुरी सीख जाएंगे। वो सवाल बोले चलो, उनको तो मैथ बड़ी अच्छी आती थी, लगे लगाने इंटीग्रेशन पर आईटी का मैथ सब पूरा पेपर बैठ के सॉल्व किए, उससे पूछते रहे। उसका पेपर तो अच्छा नहीं हुआ था, उतना आईटीएन टाइप का उसका था भी नहीं। तो उनके इस गुण को मैं, चूँकि हॉस्टल में बड़ा लंबा उनके साथ रहा हूँ और मैंने उन्हें देखा, उनके जुझारूपन को, और जितनी तारीफ करो कम होगी। तो उसका कारण यही था कि अपने लेके कलम कापी जब आदमी लगाएगा, मेहनत करेगा, जो चीज़ नहीं आएगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, तो नेचुरल है कि फिर वो पारंगत हो जाए। और हरदम पूछने वाला विद्यार्थी, हरदम क्या होगा करने वाला आदमी नहीं। मैं अपने अनुभव को साझा करूँ कि बीएससी प्रैक्टिकल में, अपने बीएससी अनुभव उनको प्रैक्टिकल के बीएचयू का मैं साझा करूँ। सब वहाँ पर पटरे पर लिखा रहता है, बहुत लड़कों का देखता था, सब लिखा है कौन केमिकल कहाँ कैसे है, टीचर ऊपर बैठे हुए हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं लोग। कुछ बच्चे इतना सरदर्द अपने लिए थे और बगल वाले के लिए। मेरे बगल में एक लड़का था, जहाँ तक मुझे याद है, और मैं भी कई बार शुरू के दिनों में इस बीमारी से ग्रस्त था। हाँ, बताना जरा उसके एस्ट्रोसोफोर कहाँ है, बताना जिंक सल्फाइड कहाँ है। पागल हो जाता था बगल वाला बच्चा, तो क्या है यार, मुझे तो प्रैक्टिकल करने नहीं, अपने तो नहीं कर रहा, मुझे भी परेशान। तो उसी तरह हो जाता है कि आप बैठे नहीं बस में, कि बगल वाला एकदम सोने में बार बार आपके ऊपर गिर रहा है, आप पागल हो जाएंगे, कहाँ से इसके बगल में बैठ गए। वही हाल है विद्यार्थी जी। मेरी आपको राय है, बीइंग ए गुरु आपका मैं हूँ, शिक्षक हूँ, कि पढ़िए बार बार, फंडामेंटल को खूब समझिए और फिर प्रैक्टिस में जाइए और सेल्फ मॉनिटर करिए। टाइम मैनेजमेंट देखिए, सेल्फ मॉनिटर करिए, क्वेश्चंस के आंसर को देखिए कितने देर में कितना आप कर ले रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है, आप एकलव्य बनेंगे, ट्रेनर क्या आपको सिखाएगा, आप खुद ही पारंगत होंगे, इसकी गारंटी है। और कोई इम्तहान ऐसा नहीं जिसमें बेस्ट न करें आप, बेटर नहीं बेस्ट न करें। तो इन्हीं सब
अपने अनुभवों के द्वारा मैं आपको इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और ये मोटिवेशनल वीडियो मैं रह रह के इसलिए डालता हूँ कि आप इससे मोटिवेट हों वास्तव में। और कोई चीज़ असंभव नहीं है कि साहब टीचर नहीं अच्छा मिल रहा है, कोचिंग अच्छी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। आज के युग में जहाँ एक चैप्टर को पढ़ाने वाले 500 लोग यूट्यूब पे मौजूद हैं, पढ़ने वाला चीज़ जिसका पसंद लगे पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऐसा तो लग नहीं रहा। फिर प्रॉब्लम में जाइए, प्रॉब्लम करिए, प्रॉब्लम को मॉनिटर करिए, टाइम मैनेजमेंट देखिए, अपनी तैयारी खुद करिए। बड़े से बड़े इम्तहान में यू विल सेलेक्ट, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस तरह के प्रोसेस में आते हैं। एक होता है ना ख्याली पुलाव नहीं, वास्तव में पुलाव बनाइए और खाइए। तो पुनः एक बार आशीर्वाद अपने छात्रों को, और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आशीर्वाद आप लोगों को दे रहा हूँ और जल्दी ही इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेके मैं फिर आपके लिए आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।